नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के अंक में जो विषय हम लेकर आए हैं, इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। और आप सभी जानते हैं कि 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, कब से मनाया गया और क्यों जरूरी है इस विषय पर चर्चा करना, बात करना। बहुत सारी बातचीत आज हम अपने स्टूडियो में करने वाले हैं अपने विशेषज्ञों के साथ। और अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की आपके मन में प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे नंबर्स आप नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आपके प्रश्न हम तक आने वाले हैं। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा और जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाती है, टीवी की आवाज को कम करके एक बार में अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे और होगा ये कि आपको उत्तर भी उसका स्पष्ट मिलेगा। यूट्यूब के माध्यम से इस वक्त अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, प्रश्न है कुछ आपके मन में, तो लिख भेजिए हमें कमेंट सेक्शन में और हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, इस विषय पर बहुत सारी चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज दो मेहमान आमंत्रित हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीवनी पाणिग्रही। आप मनोचिकित्सक हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार, थैंक यू। और साथ ही हमारे बीच हैं हमारे देहरादून शहर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें, आपको भी जानकर हैरानी होगी, अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो लगभग 800 मिलियन लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। और अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं तो लगभग 14% आबादी के जो 14% हैं लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। और इतनी जो तादाद में जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, ये कंट्रोल किए जा सकते हैं अगर समय रहते हम ये पहचान जाएं कि मानसिक रोग या मानसिक दिक्कत शुरू हो चुकी है और उनका इलाज जरूरी है। इसके लिए बेहद जरूरी है बात करना। तो आज हम अपने स्टूडियो में बैठकर बात करने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे दर्शक जो हमारे आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिले। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम जो कल है 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा दिन है जी, क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? बेसिकली लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि सबको पता चले कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस ने ये मेंटल हेल्थ डे 1992 में स्टार्ट किया था। और कल का जो हमारा हर साल अलग अलग थीम रहता है, कल का जो थीम है वो है कि मेंटल हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट, इट्स अ ह्यूमन राइट फॉर ऑल, मतलब सबका अधिकार है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो ये मोस्टली लोग ताकि जाने, बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे स्टिग्मा है, लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि सबको लगता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाना है। लेकिन एक्चुअली मेंटल हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सिर्फ ऐसे पागल होना ये नहीं होना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती है, जैसे एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, लाइफ प्रॉब्लम्स हुआ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुआ। तो इन सब के बारे में बात करने के लिए और लोगों में जैसे अवेयरनेस फैले, इसके लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सर। हमें जैसे कि अभी मैम ने कहा 1992 से हम लोग ये दिवस मना रहे हैं जी, और आज से अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं पहले तो स्थिति बड़ी खराब थी जी। आज की अगर स्थिति की बात करती तो क्या है? खासतौर से ये कह लीजिए कि कोविड से पहले, यानी कोरोना काल से पहले भी हो सकता है कि कई बार हम लोग इसको नकार देते थे या थोड़ा सा साइड में रखते थे, ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन कोरोना काल के बाद से मेंटल हेल्थ को लेकर के वाकई में लोगों में थोड़ी सी संवेदनाएं जागी हैं, गंभीरता बढ़ी है, और अब ये हो गया है कि मेंटल हेल्थ को लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर रहे हैं। अवेयरनेस आ गई है, लोग बात करना शुरू कर दिए हैं, और अब ये हो गया है कि मेंटल हेल्थ एक फैशन वर्ड नहीं हो गया है, अब उसको लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल, हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बता दीजिए। मैं भास्कर सिंह बात कर रहा हूँ मैम, बागेश्वर से। जी सर, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरा प्रश्न है कि मेंटली खुद को कैसे फिट रखा है और कैसे मजबूत बनाया खुद को।
इसका उत्तर तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आज जो हम ये 30 मिनट हमारा जो एपिसोड आता है ये पूरा जरूर देखिएगा आप। जी मैम। जी सर। जी जैसा कि भास्कर जी आपने बताया है कि आप मेंटली फिट कैसे रहें, तो इसका बड़ी आसान सी बात है कि जो भी विचार, जो भी ख्याल, जो भी हरकतें आपको अगर थोड़ा सा भी तनाव दे रही हैं या चिंता कर रही हैं, आपको परेशानी दे रही हैं, तो आप उनको, सिंपल सी बात है कि इग्नोर करें या उसका सॉल्यूशन ढूंढें। अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो ध्यान देने योग्य हैं तो आप उनका समाधान ढूंढें। और अगर खुद से समाधान नहीं मिल पा रहा है तो यकीनन किसी बड़े या किसी पेशेवर से मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचकें। अगर आप उनसे ये बात आसान शब्दों में कहेंगे तो समय रहते आपको समाधान मिल जाएगा और आप स्वस्थ रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर संजीवनी, आपसे जानना चाहूंगी मेंटल वेलनेस और मेंटल इलनेस, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मेंटल इलनेस तो बीमारी है जो अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे मैं नाम लूँ तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बच्चों में ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लेकिन मेंटल वेलनेस ये कॉन्सेप्ट हम सबका है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य। जैसे शरीर में स्वास्थ्य, हम सब स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रहना चाहते हैं, वैसे मानसिक तौर से भी हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। सो दैट इज मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस इज ए कॉन्सेप्ट जिसके जो हमें हासिल करना है, वी एस्पायर फॉर इट, मतलब हमें ये हासिल करना है। लेकिन मेंटल इलनेस के लिए हमें ट्रीटमेंट लेना है। वो मतलब कहीं ना कहीं बीमारी है, बीमारी जिसके के बारे में हमें पता होना चाहिए। जी जी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मेंटल इलनेस और वेलनेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है जी, तो हमें ये कब समझ जाना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं मेंटल वेलनेस में प्रॉब्लम है? हाँ, मैं बहुत अच्छी बात आपके लिए बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा अवचेतन मन है, यानी अवचेतन मस्तिष्क हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहना जानता है। ये इसी तरह से वायर्ड है, इसी तरह से प्रोग्राम्ड है। और अगर कोई भी विचार आपको अगर 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम परेशान कर रहा है, या आपके सोच में बार बार परेशानी पैदा कर रहा है, बस यही अलार्म है कि अब हमें तुरंत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेंटल वेलनेस को छोड़ करके इलनेस की तरफ हमें डाइवर्ट कर रहा है। अच्छा, लेकिन जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर मैं बच्चों की बात करती हूँ तो एग्जाम टाइम में, या फिर हम यूथ की भी बात कर लेते हैं, तो कोई कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू की वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। बार बार उनको ये लगता है कि मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या इसको भी हम वेलनेस से इलनेस की तरफ जाना बोलेंगे? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये तनाव आ रहा है, ये प्रेशर आ रहा है आपके पास। अच्छा। और आपने अपने लिए एक निर्धारित लक्ष्य या गोल निर्धारित करे हुए हैं, और अब उनकी तरफ जाते हुए आपको परेशानी लग रही है, या तो आपके पास समय कम है उसके लिए, या प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाया है, और यही तनाव आपको परेशानी कर रहा है, और ये तनाव आपको आगे जाने से रोक रहा है। अब ये जो तनाव होता है, ये शरीर में हमारे लिए तुरंत इम्बैलेंस पैदा करता है। ये हमारी सोच को ऑल्टर करेगा। हमारा ब्रेन तुरंत फाइट और फ्लाइट, यानी बचने और भागने की कोशिश करता रहता है। तो उस चक्कर में ये कोशिश करता है कि आपको उस परेशानियों से बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसी दिक्कत दे दे, ऐसी परेशानी दे दे कि आप उस परेशानी का सामना ही ना कर पाए। कई बार ऐसा होता है ना, इंटरव्यू में जाने से पहले कई बार ऐसी सोच आने लग जाती है कि नहीं, मुझे बार बार टॉयलेट जाना है। जी हाँ, पेट में कुछ बटरफ्लाईज हो रही हैं, बिल्कुल मैं भूल गया हूँ। जी हाँ। तो क्या ये भी दिक्कत है? हाँ, क्योंकि हमारा ब्रेन आपको बचाने की पूरी कोशिश करता है, और उस समय वो कोशिश करता है कि सारे जरूरी पार्ट जो आपको जिंदा रहने के लिए हैं, सिर्फ उन पे ध्यान फोकस करा जाए और बाकी चीजों को शट डाउन करा जाए। तो उस शट डाउन की प्रोसेस में वो उन चीजों पे ध्यान हटाता है जो आपको परेशान देने वाले हैं। इसलिए वो आपको ऐसे कारण देता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, या बुखार ज्यादा देगा, या हमारा पेट अपसेट कर देता है, या हमें तनाव इतना ज्यादा देने लगेगा कि हमारी जो नॉर्मल रूटीन है वो बिगड़ जाएगी। जी डॉक्टर संजीवनी, आप बताइए मुझे कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कत है, ये समस्याएं हैं। समस्याएं से हम रोगों की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसके लिए किस तरह से सिम्टम्स हमें पता चलने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे कट गया है। जी आप बताएं।
जी देखिए, हमारा जो भी मानसिक रोग हम डायग्नोज करते हैं उसका एक क्राइटेरिया ये होता है कि वो हमारे जीवन में इतना प्रॉब्लम ला रहा है कि जिसकी वजह से हम नॉर्मल तरीके से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, मतलब इम्पेयरमेंट होना चाहिए। जैसे अगर चिंता कर रही हूँ, चिंता हम सब करते हैं, आप करते हैं, मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत हम सब करते हैं, लेकिन अगर मेरे को इतनी चिंता हो रही है कि जो काम मुझे करना चाहिए मैं वो काम ही नहीं कर पा रही हूँ, चिंता की वजह से बैठ के चिंता ही कर रही हूँ, लेकिन जिसकी वजह से चिंता हो रही है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो ये बीमारी कहा जाएगा। जैसे हमारे फैमिली में कोई गुजर जाते हैं तो हमें दुख होता है, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर उस दुख की वजह से मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरा बाकी सारा काम रह जा रहा है, मैं खा नहीं रही हूँ, पी नहीं रही हूँ, सो नहीं रही हूँ, ऐसे भटक रही हूँ, तो फिर वो बीमारी होगी। तो बीमारी, वेलनेस और इलनेस के बीच जो थिन लाइन है उसमें ऐसा है कि अगर इन सब लक्षणों की वजह से आपका नॉर्मल लाइफ बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से जी नहीं पा रहे तो आपको हेल्प की जरूरत है, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की जी, जरूरत जी, हो जी, जाती है। जी। हमारे एक यूट्यूब के दर्शक हैं प्रदीप जी, उन्होंने जानना चाहा है कि बाइपोलर डिजीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो पोल्स होते हैं, मतलब दो चीजें होती है। एक तो डिप्रेशन होता है, भारी डिप्रेशन, या फिर मेनिया होता है या हाइपोमेनिया होता है। डिप्रेशन मतलब क्या है, जो नॉर्मल हमारा मूड रहता है उससे लो हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहना, पूरे दिन भर किसी चीज में मन नहीं लगना, अपने आप को यूजलेस, वर्थलेस समझना। एक सेकंड रोक रही हूँ मैं आपको। जी। क्या सिर्फ थोड़े दिन अगर इस तरह की दिक्कत हमेशा हर किसी के साथ होती है? कई बार होता है मूड स्विंग होते हैं, मन अच्छा नहीं लगता, कई बार ऐसा होता है बड़े हैप्पी फील करते हैं हम, और कई बार ऐसा होता है बड़ा बुझा बुझा सा मन होता है, तो क्या ये भी सिम्टम्स हैं? नहीं, हमारा क्राइटेरिया है कि डिप्रेशन के लिए आपको कम से कम 15 दिन ये सिम्टम्स कंटिन्यूअसली होने चाहिए। कंटिन्यूअसली जी, और पूरे दिन मूड लो होना चाहिए। मूड थोड़ा बहुत लो होता है, लेकिन मैं आपको अगर बोलूं चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं, शायद आप खुश हो जाएं, लेकिन डिप्रेशन में जो होते हैं उनको कोई अच्छी चीज बोलिए उनको अच्छा लगता ही नहीं, और कंटिन्यूअसली 15 दिन तक उनका मूड लो रहता है। और जो दूसरा है बाइपोलर का मेनिया, उसमें इंसान तेजी में आ जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं भगवान हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, या फिर ऐसे बोलता है मैं मेरे पास बहुत पैसा है, नए नए बिजनेस वेंचर करता है, नई नई चीजें खरीदता है जिसकी उसकी जरूरत नहीं है और जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, या फिर रात को सोता नहीं है, गुस्सा करता है, कोई उसे रोके तो तोड़फोड़ भी करता है। तो एक पेशेंट में कभी कभी डिप्रेशन होना और कभी कभी मेनिया होना बाइपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक प्रश्न और पूछ लेती हूँ, जैसे कि मेंटल इलनेस की जब भी बात आती है, जेनेटिक अगर प्रॉब्लम की हम बात करते हैं तो स्क्रीजोफ्रेनिया बड़ा नाम हमें आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये भी को रिलेट कर रहे हैं क्या बाइपोलर डिजीज से? जी, अगर बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो उसका नाम फिर हम स्किज़ो अफेक्टिव रखते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया ले लीजिए या बाइपोलर डिसऑर्डर ले लीजिए, एंजाइटी डिप्रेशन भी ले लीजिए, ऑलमोस्ट सारी जो मानसिक बीमारियां हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक कंपोनेंट रहता है। मतलब वो माता पिता या घर में किसी क्लोज फैमिली मेंबर को होता है तो बच्चों में होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं जेनेटिक होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी, कई बार जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, बिल्कुल, हमारे कोई फ्रेंड हैं या फैमिली में कोई है, हम कहते हैं क्या पड़ा हुआ है, उदास क्यों लेटा हुआ है, चल ना थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, घूम के आते हैं, तो ये जो है ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा जिमिंग कर लो या फिर कहीं घूम आओ, कुछ खा पी लो, हैप्पी हो जाओगे। तो क्या उतना करना, सलाह देना, सिर्फ सलाह देना काफी होता है? जी नहीं, एक्चुअली ये मान लीजिए कि जो डिप्रेशन में है वो यकीनन धरातल से भी नीचे चला गया है, तो उसको वापस धरातल में लाने के लिए आपको पकड़ करके उसको ऊपर साथ लाना पड़ेगा। यानी कुछ एक्टिविटी आपको ऐसी प्लान करनी पड़ेगी जिसमें आप खुद उसके साथ इन्वॉल्व हो और उसको अपने साथ धीरे धीरे उसके साथ जोड़ना शुरू करें। हाँ, वो अभी कह सकता है आपसे कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो आपको ज्यादा परेशान करके, प्रेशर करके ना करके, उसका थोड़ा सा रुझान किसी और इंटरेस्ट की तरह से कि अच्छा मेरे कहने से कर लो, थोड़ी देर के लिए कर लो, किसी हल्के तरह से राजी अगर कर लेंगे और उसका डाइवर्ट अगर हम ध्यान दूसरी तरफ कर लें तो यकीनन आप दशा बदल सकते हैं। और जैसा कि न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी एक ही होती है, आप न्यूरोलॉजी को चेंज करके फिजियोलॉजी बदल सकते हैं, फिजियोलॉजी से न्यूरोलॉजी बदल सकते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में है तो मैं आपसे सलाह देना चाहूंगा कि आप उसके सामने खड़े होकर के उसके कंधे सीधे कराइए, उसकी चिन ऊपर कराइए और उसको गहरी सांस लेने की कोशिश करिए, और तुरंत आप देखेंगे कि वो डिप्रेशन स्टेट से बाहर निकल आएगा। अच्छा, सिर्फ ये समझना कि ये तो ऐसे ही हमेशा इसका रोज का यही है और इसी तरह से ये पड़ा रहता है, मानता नहीं है, मानती नहीं है, कहना नहीं सुनते, या फिर इसी तरह से रहते हैं तो उसको चल छोड़, हाँ, ये करना गलत हो जाएगा उसके ये लिए? बहुत गलत होगा, क्योंकि ऐसा करते हुए वो और दूर जा रहे हैं। और हमारा ब्रेन इस तरह का वायर है कि जिस पोजीशन पे वो पहुंच जाता है फिर उसमें वो कंफर्ट मानता है।
यानी उस जगह पे आराम रहता है, और उससे जब आप दोबारा निकाल करके बाहर वेलनेस की तरफ लाना चाहेंगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वो वापस उसी परेशानी वाली जगह में आकर के स्टिक पे फिर बैठ जाएगा। तो इसलिए जैसे ही शुरुआत में ही कोई कहता है तो यकीनन इसको नकारना नहीं चाहिए या इसको टालना नहीं चाहिए, और बल्कि उससे संवाद करना चाहिए कि आप बताएं कि ऐसी क्या दिक्कत हो रही है या क्या ऐसी परेशानी हो रही है। और इसमें अगर सवाल में आप कैसे की जगह क्या का इस्तेमाल करेंगे तो शायद ज्यादा आसान होगा, क्योंकि जब आप क्या करके सवाल पूछते हैं तो जो भी सामने वाला व्यक्ति वो ये जानता है कि आप सूचना मांग रहे हैं। अगर कैसे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको विक्टिम बना करके उससे क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो वो अपराध बोध में जा सकता है। तो बेहतर होगा कि आप क्या से सवाल पूछें कि ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, या ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे तुम इस समस्या से बाहर आ सकते हो, या ऐसा क्या मदद हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तो यकीनन जब आप ऐसी सूचना परक बात करेंगे तो वो खुल करके बाहर आना चाहेगा। बिल्कुल। और यहीं पर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इन लोगों का रोल मुझे लगता है अब ज्यादा शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके निकटवर्ती जितने लोग होंगे, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो उनके पास 4 या 5 ऐसे प्रभावकारी लोग होंगे जिनकी बातें वो कभी भी नकार नहीं सकता है। तो वो यकीनन परिवार से होंगे या कुछ ऐसे बहुत खास दोस्त होंगे। अगर वहीं से शुरुआत हो जाएगी तो वो उनसे अपने दिल का हाल कहना बड़ा आसान समझते हैं, बजाय किसी बाहर पेशेवर से या किसी और से। लेकिन अगर उसके बाद भी वो चीजें नहीं हो पा रही हैं तो यकीनन उनको किसी बाहर पेशेवर से सलाह लेनी जरूरी पड़ेगी। जी डॉक्टर संजीवनी, आप बताइए कि जैसे स्क्रीजोफीनिया हुआ या फिर बाइपोलर डिजीज की हमने बात की, तो ये जेनेटिक आपने कही, तो अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं, किस एज से हमें ये पता लगेगा कि हाँ इसमें इस तरह की दिक्कतें दिख रही हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं? क्या कोई एज है उसमें? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया मोस्टली जो है टीनेज जिसे बोलते हैं 13-14 साल, 15-16 साल से स्टार्ट हो जाता है, या अर्ली 20s 20-21-22 से। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में ऐसा होता है कि जो इंसान नॉर्मली जाता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था या जॉब करता था, वो धीरे धीरे सबसे अलग हो जाएगा, चुपचाप रहने लगेगा, अपने में रहने लगेगा, फिर कमरा बंद कर लेगा, कुछ पूछो तो वो जवाब नहीं देगा। धीरे धीरे स्कूल से कंप्लेन आएंगी कि स्कूल नहीं आ रहा है। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो अकेले अकेले बात करने लगता है, ऐसा लगता है कि उसका ध्यान कहीं और है। तो ये ग्रेजुअली होता है स्किज़ोफ्रेनिया। और जो बाइपोलर है, बाइपोलर एक्चुअली किसी भी उम्र में हो सकता है। वो भी 20-30 साल में दिखता है, लेकिन कभी कभी तो 40-50-60 में भी दिखता है। और डिप्रेशन कभी भी हो सकता है, और मेनिया भी कभी भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो हम देखते हैं 20-30 की उम्र में फर्स्ट एपिसोड तो होता ही है। जी, सिम्टम्स पे आपसे मैं जानूंगी बाद में। सर, यूट्यूब के हमारे एक दर्शक हैं भास्कर जी, वो जानना चाह रहे हैं कि टेंशन और डिप्रेशन में क्या अंतर है, और क्या कोई गुड टेंशन नाम की चीज होती है? जी बिल्कुल। एक्चुअली टेंशन का नाम एक दूसरा रख दिया गया है जिसको कि खास तौर से स्ट्रेस कहते हैं। हाँ, स्ट्रेस होना जरूरी है और हमें हर काम में स्ट्रेस होता है। ये गुड टेंशन, ये अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा तो हम चलेंगे ही नहीं। बिल्कुल। अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं तो स्ट्रेस होता है कि क्या खाना ठीक बनेगा या नहीं बनेगा, सामान पूरा है या नहीं है, और टाइम से बनाना भी है और अच्छा बनाना है। तो स्ट्रेस होना ही आपको आगे बढ़ाता है। यकीनन अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कुछ भी काम नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे। इसको हम ड्रीम स्टेट में जाना कहते हैं, यानी फिर तो हम कल्पना लोक में हैं, कुछ भी गलती कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेस आपके लिए सकारात्मक है, आपको आगे बढ़ाता है, अच्छी तरह से चलता है, ये यकीनन एक अच्छा स्ट्रेस होता है। और जो स्ट्रेस आपको बाकी सारी प्रतिभाएं हटा दे और सिर्फ एक ही चीज को टेंशन दे दे और उसका इतना तनाव दे दे कि आप शायद बाकी चीजों के साथ न्याय ना कर सकें और कई बार आप अपनी चीजों को भूल जाएं, आप जो आता है वो ना करें और नकारात्मकता की तरफ ज्यादा ले जाएं, ये आपके लिए बैड स्ट्रेस होता है। ठीक है। ये डिस्ट्रेस होता है, ये इससे बचना होता है, क्योंकि यही कारण होता है बाकी चीजों को बढ़ाने का। और जब भी टेंशन डिप्रेशन में कोई फर्क है? टेंशन चिंता को कहते हैं, तो चिंता की वजह से स्वाभाविक है। जी जी जी। चिंता हमको भी होती है, चिंता सबको होती है, क्योंकि हर एक चीज के लिए चिंता होना, तनाव होना एक मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन ये चिंता जब समय से बहुत ज्यादा हो जाए, किस हद तक? जी, ये तकरीबन ये मानिए कि कम से कम अगर ये 12 से 13 दिन लगातार आपको एक ही चीज की चिंता हो और बाकी चीजों से रुझान हटा दे, तो ये आपको डिप्रेशन मोड में ले जाती है। आमतौर पे हम लोग फैशन में सुनते हैं, कोई भी थोड़ा सा परेशान होता है हम तुरंत कह देते हैं डिप्रेशन में हो क्या। ये फैशन वाली बात है, क्योंकि ये डिप्रेशन नहीं है, ये रोज का स्ट्रेस है, रोज की टेंशन है, जो कभी भी आज भी हो सकती है और थोड़ी देर बाद हट जाएगी। लेकिन अगर ये मनोस्थिति लगातार बनी रहे और ये दशा लगातार बनी रहे कि व्यक्ति अपने दुख के साथ, अपनी परेशानी के साथ दूसरे किसी सुख के साथ इन्वॉल्व ना हो सके, यानी ऐसे व्यक्ति को आप किसी पार्टी में ले जाएंगे, किसी अच्छी जगह भी ले जाएंगे तो भी वहां उदास सा बैठा होगा और हर चीज में वो नकारात्मकता ढूंढेगा।
कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इससे क्या लाभ है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर चीज में वो बुराई ढूंढेगा। आप जो भी अच्छा बोलेंगे वो उसका कोई ना कोई उल्टा जवाब देगा। अगर आप कहेंगे ये बहुत अच्छा फूल खिला, कहेगा क्या होगा, कल तो मुरझा के खत्म हो जाएगा। यानी हर चीज में वो नकारात्मकता ही ढूंढ रहा होगा। यकीनन ये डिप्रेशन स्टेट है। अच्छा, तो इसमें हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि सकारात्मक पहलू की तरफ देखिए। अच्छा, ओवर थिंकिंग भी क्या मानसिक रोग है? ओवर थिंकिंग ही तो सारी चीजों की जड़ है, क्योंकि किसी भी चीज को आप ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, उसमें क्या करते हैं हम कि सवाल खुद अपने बनाते हैं, खुद ही जवाब भी देंगे, खुद ही उसकी समस्याएं पैदा करते हैं। जब आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए तो अपने आप सवाल आता है, ट्रैफिक मिला तो, मेरी गाड़ी में पंचर हो गया तो, या ऑफिस जा रहा हूं तो वो नहीं मिला तो, अगर मेरा ये काम ना हो गया तो आप सारे नकारात्मक सवाल अपने सामने रखते हैं और धड़ाधड़ एक के बाद बॉम्बार्डिंग करते हैं। वो सारे सवाल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें पहले लगता है कि इनका जवाब दें फिर और करें, तो हम वर्तमान से हटकर वो काल्पनिक सवालों में चले जाते हैं और वो ओवरथिंक हमारे लिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, जितनी भी मनोदशाएं हैं जो हमारे लिए परेशानी वाली होती हैं वो पैदा करती हैं। इसलिए पुरानी कहावतों में भी कहा गया है कि मन विचार में जो आए उसको तुरंत कर देना चाहिए। तुरंत करने का मतलब ये है कि आप पहले करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब आपका कॉन्शियस ब्रेन अलर्ट हो जाता है तो उसमें से वो अच्छा बुरा ज्यादा सोचने लगता है जी। और उसमें हमारी चूंकि मानविक प्रवृत्ति है कि हम नकारात्मकता को पहले पकड़ते हैं क्योंकि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कहेंगे बहुत अच्छा मौसम है तो ठीक है आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं छाता लेके चलेंगे, कहीं बारिश हो गई, तो छाता आपके लिए एक सुरक्षा का है, लेकिन आप इसी टेंशन में चलेंगे तो शायद वो दिक्कत देगा। अच्छा, ओवर थिंकर्स जो भी हैं जी। उनको कब ये समझ जाना चाहिए कि नहीं भाई ये कुछ ज्यादा चल रहा है? ओवर थिंकिंग के साथ सबसे ज्यादा समस्या यही है कि वो स्वीकार्यता नहीं आती है, क्योंकि जब ये तो नॉर्मल सी बात लगती है। जैसे अब हम जी लोग भी हाँ। ऑफिस आएंगे तो हमें भी लगता है कहीं लेट तो नहीं हो जाएंगे जी हम, हाँ। है ना? जी ये हाँ। तो बड़ी आम सी बात है। तो गाड़ी आप पंचर उसका तो नहीं हो समाधान जाएगी। करते हैं। जी। जब आपको लगता है कि मैं लेट ना हो जाऊं तो आप सारे वो काम करते हैं जिससे जल्दी पहुंचे, लेकिन अब उसी के साथ कतारबद्ध और भी दूसरे सवाल जुड़ते रह गए अच्छा, और आपने जल्दी आने का कुछ भी इस्तेमाल नहीं अच्छा, करा, ओवरलैपिंग होती तो रहेगी वो लेकिन एक के बाद सवाल आते जा रहे हैं, यानी समाधान नहीं मिल रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही जी। हैं, तब ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में आते हैं। ओके डॉक्टर संजीवनी, जैसे मेंटल इलनेस की हमने बात की, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे? देखिए, अलग अलग डिसऑर्डर के अलग अलग सिम्टम्स होंगे। जैसे अगर सबसे आम अगर समस्या हमें पता है डिप्रेशन की, उसके बारे में बताएं। डिप्रेशन में जैसे मन उदास रहेगा, जैसे मैंने बोला कि 15 दिन तक कंटिन्यूसली होना चाहिए, ऑलमोस्ट पूरे दिन रहता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगना, जो चीजें आपको पहले पसंद थी। अच्छा, मूड स्विंग से इसको नहीं जोड़ सकते हम। नहीं। जैसे पहले आपको शायद गाने सुनना अच्छा लगता था, चित्र बनाना अच्छा लगता था, खाना बनाना अच्छा लगता था, परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, वो सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर आपको लगेगा मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं यूजलेस हूँ, वर्थलेस हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। सुसाइड के थॉट्स आते हैं, सुसाइड के विचार आते हैं। फिर थकान होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, नींद कम आना या नींद ज़्यादा आना, भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना, और जैसे बोलते हैं ना, मतलब जीने से इच्छा ही उड़ जाती है। अच्छा। तो डिप्रेशन बहुत कॉमन है, मतलब, लेकिन वही बात है, लेकिन लोग नॉर्मली सोचते हैं कि ये ऐसा ही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम से आप सोल्यूशन फोकस नहीं हो पा रहे, सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे और प्रॉब्लम फोकस्ड हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपका जैसे और ही आपका लाइफ जो है और ही बुरा होता जा रहा है, तो आपको किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प लेने की जरूरत है। अच्छा, मेडिसिन की अगर मैं बात करती हूँ तो मेडिसिन तक कितनी इजीली लाया जा सकता है? लोगों को आ जाते हैं आपके पास और फिर मेडिसिन पे आना कितना इजीली वो मान जाते हैं? एक्चुअली इंडिया में स्पेशली मेडिसिन को लेके लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं, जैसे गलत मान्यता है। जैसे लोग को लगता है कि साइकेट्रिक मेडिसिन एक बार शुरू हो गया तो पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी और मैं मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा, फिर साइड इफेक्ट्स होंगे, ऐसे साइड इफेक्ट्स होंगे कि मैं फिर उसकी वजह से और परेशान हो जाऊंगा और ऑर्गन्स पे उसका असर रहेगा, वेट गेन होगा। देखिए, एक्चुअली हर बीमारी का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है, और ये डॉक्टर आपके हिस्ट्री लेके उस पे से डिसाइड होता है कि आपको कितने साल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, वो एक गंभीर बीमारी में माना जाता है, साइकेट्रिक
बड़ी गंभीर बीमारी होती है, या फिर अगर बाइपोलर है तो शायद आपको लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेनी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट पे आप डिपेंडेंट हो गए हो। ये बीमारी ही ऐसी है कि अगर आप दवा छोड़ देंगे तो मल्टीपल एपिसोड होंगे। जैसे अगर आपको बीपी है, आप बीपी की गोलियां खा रहे हैं तो आपका बीपी नॉर्मल है, बीपी की गोली छोड़ देंगे तो बीपी आपका हाई हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीपी की दवाइयां पे कई बार डिपेंडेंट ऐसा हो होता गए है कि मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन उसके बाद उनको जब थोड़ा सा अच्छा फील होने लग जाता है तो वो बीच में दवाई छोड़ देते हैं। कितना सही कितना गलत? ये बिल्कुल गलत है। आपको डॉक्टर के सलाह के बगैर दवा छोड़नी नहीं चाहिए। दवा जब हमें लगता है कि पेशेंट ठीक हो गए हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तब हम धीरे धीरे करके दवा कम करके देखते हैं कि कितने कम से कम डोज पे हम रखेंगे। बहुत सारी दवाएं हम बंद भी करते हैं, जैसे एंग्जाइटी हुआ तो उसकी दवा ज्यादा दिन नहीं लेनी होती है, या फिर माइनर डिप्रेशन हुआ तो उसकी दवा ज्यादा दिन नहीं लेनी होती है। लेकिन आप अगर सडनली स्टॉप कर देते हो तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको दोबारा वही बीमारी फिर से हो सकती है। पवन जी, जैसे ये होता है कि दवाओं पे जब आ जाता है पेशेंट, दवाई खाने लग जाते हैं तो उसके बाद उनको ये लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा फील हो रहा है एक टाइम के बाद, तो उन्हें लगता है मेडिसिन की जगह मैं बिहेवियर थेरेपी की तरफ जाता हूँ। जी, तो क्या दवाओं को छोड़कर हम उस थेरेपी की तरफ जा सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी या फिर किसी की काउंसलिंग पर? जी देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत ये होती है कि मेंटल इलनेस अगर आती है तो वो थॉट्स बेस है या हार्डवेयर में दिक्कत है। अच्छा। अगर सोच से जुड़ी है तो यकीनन उस पर थेरेपी ही काम करती है। क्योंकि दवाएं हमारी सोच नहीं बदल सकती। हाँ, सोच से बदले हुए हमारे शरीर के जो केमिकल का इम्बैलेंस होता है वो दवाई मेंटेन करती है। लेकिन अगर हम सोच बदल दें तो हमारे लिए तुरंत हमारा प्रभाव बदल जाएगा। देखिए, इंसानियत जो है दिमाग वो हर समय दशा पे चल रहा होता है और हम हर समय एक दशा से दूसरी दशा में शिफ्ट कर रहे होते हैं। हमारी मनोदशाएं बदल रही होती हैं इमीडिएट। अगर एक ही दशा हमारे पास बहुत समय तक हावी है तो यकीनन हमें अब कुछ करने की जरूरत है। अच्छा। अगर हम सोच नहीं पा रहे हैं तो उस जगह पर हमारे लिए दवाई ये काम कर सकती है जैसे पेन किलर की तरह से होता है कि हमारा घाव तो ठीक हो रहा है लेकिन घाव का दर्द हमें पता नहीं चल रहा है। वो उन न्यूरॉन्स पे काम कर रही है। लेकिन इस तरह से आपको ये भी जरूरी है कि उस घाव को ठीक करने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो दवाई आपके लिए ये जरूर मदद करेगी कि आपके पास जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कम करेगी वो। लेकिन सकारात्मकता बढ़ाने के लिए साथ साथ में थेरेपी बहुत जरूरी है जो कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ाए तो आपके गुड केमिकल्स ऑलरेडी बढ़ेंगे। एक टर्म होता है जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी जब आप दवाई खाते हैं तो उससे जुड़ा आपका विश्वास क्या है कि क्या ये आपको सिर्फ बीमारी से बचा रहा है या आपको वेलनेस की तरफ ले जा रहा है। अगर आपका प्लेसिबो इफेक्ट ठीक है तो आपको दवाई भी ज्यादा असर करेगी और उससे जुड़े हुए आपके विश्वास भी काम करेंगे। बिल्कुल, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, समय सीमा में बंधे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के समय पर अगर हम देखते हैं तो आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। अगर हम यूथ की बात करें तो बहुत ज्यादा है। बच्चों में या कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, क्या वो अकेले रहते हैं, प्रेशर में है, टेंशन है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं इस जवाब देने से पहले आपको सबसे पहले तो इसका एक फैक्ट बहुत बताना चाहूंगा कि हर 40 सेकंड में कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। यानी पूरे साल भर पूरे साल भर में तकरीबन 7 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें सिर्फ अपने भारत में तो लगभग साल में 2 लाख के आसपास लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये भी वो हैं जो रजिस्टर हैं और जो रजिस्टर नहीं है वो एक अलग बात है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें आपसे कि इसको हमें यकीनन एक महामारी की तरह से इस पर मिशन करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी महामारी से ज्यादा हम लोगों के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। चर्चा जारी रखेंगे, कॉल लेते हैं। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी, हमें तो आपकी आवाज सुनाई दे। बिल्कुल, जल्दी से प्रश्न पूछिए, नाम बता के जल्दी से प्रश्न पूछिए। मैं गोबलू मछली गोसाई बोल रहा हूँ, शिवपुर तालुका, महाराष्ट्र जिला दुलिया से। जी तो ये कोई आदमी को कभी टेंशन रहा है, डिप्रेशन रहा है तो उसमें सांस लेने की दिक्कत आती है क्या? किसकी दिक्कत? सांस लेने की दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत आती है? अच्छा, ओके, सुन लीजिए। जी बिल्कुल आती है उसमें, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में आते हैं तो अटैक सा लगता है आपको, तुरंत चेतावनी होती है और ये आपके दिमाग के लिए तुरंत एक अलर्ट का अलार्म होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो इस वक्त बंद कर दें। तो आपकी ऊर्जा बचाता है दिमाग। ऊर्जा बचाने में आपके लिए वो तुरंत सबसे पहले सांस पे काम करता है, क्योंकि आप जितनी भी सांस लेते हैं वो 70% से ज्यादा आपके सिर्फ दिमाग को चाहिए होती है। उस वक्त आपकी सांस की दर बढ़ जाती है, आपको ज्यादा हवा चाहिए होती है और अगर नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए चोकिंग जैसा महसूस कराती है, आपको घुटन होने लगती है, आपका दिमाग ज्यादा हवा मांगता है ताकि वो शांत हो सके। तो ऐसी भावना आना आपके लिए एक सिम्टम सबसे पहला है, ये होना ही होना है और ये अलार्म है आपके लिए, ये स्वाभाविक है।
जी जी जी। और इसको एक जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, सांस की थेरेपी करते हैं, उससे किया जा सकता है। सबसे पहला काम यही है कि जब भी आपकी सांस ऐसे रुकने लगती है और अचानक से ज्यादा हवा की जरूरत पड़े तो आप उस वक्त सबसे पहले अपने आप को काम करना शुरू करें। बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। आपका ध्यान डाइवर्ट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हमेशा लोगों को करते हैं कि आप गिनती करना शुरू कर दें। जी जी। क्योंकि आपका जब ध्यान बटता है तो आपका ब्रेन तुरंत शांत होता है। सर, हम लोग बात कर रहे थे आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ी, उसको इन शॉर्ट खत्म कर दीजिए जल्दी से। जी, आत्महत्या के लिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि जो भी लोग समस्याओं के से घिरे होते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो सिर्फ इस बात पे आ जाते हैं कि जो टेम्परेरी समस्या है उसका उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता है, तो उसका वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि ये समस्या मुझसे जुड़ी है और इतनी बड़ी है कि वो समाधान नहीं हो पा रहा है, तो चलो समस्या को छोड़ो, मैं अपने को खत्म करता हूं, इस वजह से मुझसे जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक लाइन में एडवाइस अगर देना चाहेंगे आप मेंटल हेल्थ डे पे, कल पे? जैसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम फोकस नहीं, सोल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन आती जाती रहती। जी, आप जी, मेंटल वेल्थ पर मैं आपको बहुत अच्छी एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जो आत्महत्या वाली बात बोली आपने, कि अगर कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति मिल रहा है तो आप उससे खुल करके पूछें क्या आत्महत्या जैसे या खुदकुशी जैसे विचार तो नहीं है। ये यकीनन सवाल पूछना आपका उसको उस कदम से पीछे लेकर आएगा जीवन दे और सकता बचाएगा। है उसको, बिल्कुल ये जीवन दे कल सकता से है। उसके लिए बहुत फायदा कर सकता है। इसलिए आप बेखौफ होकर सवाल पूछिए, आपको ये ना लगे कि ऐसा पूछ करके मैं उसको और आगे बढ़ा रहा हूं, नहीं, आप उसको बचा रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों स्टूडियो में आए और आज की चर्चा इतनी अच्छी हुई है कि हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी जरूर पसंद आई होगी। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के कार्यक्रम से संबंधित, एपिसोड से संबंधित, आज के विषय से संबंधित किसी भी तरह का फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं हमें, तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।